Hare Krishna friends, welcome to the first video of this channel and introductory part to the subject Structured System Analysis and Design। ये वीडियो में हम आज नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि जो भी इस चैनल और वीडियोस में सब्जेक्ट और सिलेबस फॉलो होने वाला है वो टीएमवी ने जो बताया हुआ बीसीए का सिलेबस है वो फॉलो होगा। ओके, तो जितने भी टॉपिक्स आपके बुक के अंदर होंगे, लेसन होंगे और उनके अंदर के टॉपिक्स सारे के सारे कट टू कट एज इट इज फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, अब जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर ये सब्जेक्ट है किस बारे में। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग समझने वाले हैं एस डी एल सी के बारे में। ये क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कि सिस्टम कैसे डेवलप होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, ये सब की जो स्टडी है वो हम इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और फिर अपना जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई टू स्टडी दिस, मतलब हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। तो ये आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगा अभी, और मैं एंड में आपको बताऊंगा भी कि ये पढ़ना क्यों है हमें। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग समझने वाले हैं ये अलग अलग टर्म्स जो कि अपने सब्जेक्ट के नेम में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, फिर सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, फिर सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन। क्योंकि इन सबको मिलाकर ही अपना ये जो सब्जेक्ट है ये बना है, तो ये सबको जानना अपना बेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है इसमें। अब चलते हैं आगे, इसका समझ के लेते हैं कि टॉपिक क्या है, टर्म क्या है। तो अपना सबसे पहला जो टर्म है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर रिफर्स टू समथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। मतलब कोई ऐसी चीज जो कि ऑर्गेनाइज्ड है लॉजिकल तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से। लॉजिकल मतलब कि उसका सेंस बन रहा है, उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं लोग। और सिस्टमैटिक वे मतलब कि जो एक प्री डिफाइंड जो एक उसका सिंटेक्स है या फिर समझो कि फॉर्मेट है, उसे फॉलो किया गया है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक सेंटेंस इंग्लिश का कि आई एम सैम। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे लॉजिक बन रहा है इसका और मतलब समझ में आ रहा है, और ये सिस्टमैटिक भी है। लेकिन अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर में दखल अंदाजी करते हैं, यानी कि लॉजिक या इसके जो फॉर्मेट है उसमें, इसका जो ये जो वर्ड है इसे मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, तो इसका मतलब फिर ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई सैम एम। इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो ये लॉजिकल नहीं रहा और ना ही सिस्टमैटिक रहा, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर आ गया इसमें। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक जो सेंटेंस या फिर कोई भी चीज है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ये एक पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इनको सिस्टमैटिक तरीके से मतलब जैसे रिक्वायर्ड है उस तरीके से अरेंज करना कि इनमें कुछ लॉजिक हो, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। It means that parts of a thing are arranged in a way that it makes sense and is easy to understand। वही सेम चीज बताई गई है कि पार्ट किसी चीज के अलग अलग, जिन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल ए, फिर बी और फिर सी। ये अपना जो भी अल्फाबेट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, इनका सेंस बन रहा है कि हाँ ये अल्फाबेट्स को बताया गया है। तो ये जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है, इसमें जब किसी चीज को रखा जाता है प्रॉपर तरीके से और उसमें सेंस बनता है, तो उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कि प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, हमें उसे फॉलो करना है। सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमें इंक्लूड करना है, और फिर जो अपना इंट मेन है उसके अंदर अपना मेन प्रोग्राम आने वाला है। अब वहीं अगर मैं ये जो सिंटेक्स मतलब सॉरी सी आउट वाली लाइन है अपनी, इसको मैं बाहर यहाँ पे लिख दूं अगर हेडर फाइल के पहले, तो प्रोग्राम का लॉजिक बिगड़ जाएगा और ये सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, मतलब सिंटेक्स के हिसाब से नहीं रहेगा ये। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम, या फिर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं वो बताता हूँ मैं, पहले ये देखते हैं मीनिंग। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट विच वर्क्स टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन टास्क। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि साथ में काम कर रहे हैं एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट मी क्लियर इट। हाँ, तो अब अपना समझो कि साइकिल का पेडल है। ठीक है,
ये जुड़ा हुआ है साइकिल की चेन से, और जो चेन जुड़ी है वो पीछे वाले टायर से। ओके, तो अब ये जो तीन कंपोनेंट्स है अलग अलग, इनको साथ में ग्रुप किया गया है, ये बन गया अपना सिस्टम। अभी सिस्टम कब पूरा क्या होता है, सिस्टम का पूरा क्या था कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ग्रुप में हैं, ग्रुप तो कर दिया हमने। अब ये वर्क टुगेदर होंगे, मतलब सॉरी वर्क टुगेदर करेंगे, ये लोग काम करेंगे साथ में एक कॉमन टास्क अचीव करने के लिए। अब ये इनसे क्या टास्क अचीव होगा, जब पेडल अपना चलेगा तो चैन घूमेगी और उससे टायर घूमेगा, जिससे अपनी साइकिल आगे बढ़ेगी। तो अब क्या हो रहा है, ये तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, जिससे अपना जो चलने का टास्क है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया एग्जांपल। अब यहाँ पे बात आती है, हम लोग सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दोनों को साथ में क्यों कह सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर्ड का भी अभी मतलब देखा था पिछले स्लाइड में, कि जो भी चीजें हैं वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल तरीके से अरेंज्ड हैं। यहाँ पे भी जो अपना पैडल है और चेन है, अपना टायर है, ये भी साथ में अरेंज्ड है प्रॉपर तरीके से। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि पैडल को टायर की जगह पे रख दें और टायर को हम लोग पैडल की जगह पे रख दें। ठीक है, उससे लॉजिक बिगड़ जाएगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं, और बार बार मेंशन करना जरूरी नहीं है ये। अब देखते हैं इसका आईटी रिलेटेड एग्जांपल, जो कि है अपने कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे रैम, सीपीयू, डिस्क है अपनी, और माउस है। ये सब जब साथ में काम करते हैं तब अपना कंप्यूटर रन होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेस हैं, ये साथ में काम करते हैं अपने कंप्यूटर को रन कराने के लिए या फिर अपने सिस्टम को। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सिस्टम का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स का ग्रुप है वो साथ में काम करता है एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए। अब देखते हैं एनालिसिस का मतलब। अब एनालिसिस का मतलब तो आपको पहले से पता होगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज की रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, उसके प्रोज को, कॉन्स को, कि मतलब उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, ये सब जानना। तो अब देखते हैं सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। हाँ, तो सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम और इट्स पार्ट। कोई सिस्टम या फिर उसके पार्ट्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, मतलब अब वही एग्जांपल लेते हैं कि ये हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हैं, जिनको मिलाकर अपना एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग की एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, इनको ये आइडेंटिफाई करना इन पार्ट्स के बारे में कि ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर ये लगाए क्यों गए हैं इस जगह पे, और ये इनकी प्रॉब्लम क्या है, और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज की जो स्टडी है। और फिर इनकी क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं थी, या फिर कोई और सिस्टम इनकी जगह पे लगाया जा सकता है जो और बेहतर काम करे, ये सब की जो स्टडी है इसे सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। सिस्टम एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट फेज, बहुत जरूरी फेज है ये किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट प्रोसेस में। मतलब कि अगर हम कोई एक नया सिस्टम बना रहे हैं या फिर जो पहले से था सिस्टम उसे अपग्रेड कर रहे हैं, तो फिर तब यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। या हम देखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम क्या है जो आ रही है अपने को, जो पहले प्रोसेसर्स या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेस यूज हो रहे थे, उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, उनमें प्रॉब्लम क्या थी, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थी, इन दोनों की हम स्टडी करते हैं इसमें। और इनकी स्टडी से जब हम लोग फिर नया डिजाइन करते हैं सिस्टम, तो उसमें हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको रखते हुए उनको अच्छा बनाते हैं या फिर और बढ़ाते हैं पॉजिटिव चीजें, और नेगेटिव चीजों को कम करने की कोशिश करते हैं। ये होता है अपने सिस्टम एनालिसिस का काम। ठीक है, समझ में आ गया सिस्टम एनालिसिस। आगे चलते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट टर्म, जो कि है सिस्टम डिजाइन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो न्यू सिस्टम है उसे प्लान किया जा रहा है, कोई एक नया सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, उसे प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि क्या होने वाला है उस सिस्टम के अंदर, क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होने वाली है इससे, ये सब चीजें प्लान करने का जो प्रोसेस है। या फिर कोई एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो कि ऑलरेडी है पहले से, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसे अपग्रेड करने का, या फिर उसे किसी और दूसरे अपग्रेडेड वर्जन से रिप्लेस करने का जो काम है, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सिस्टम डिजाइन।
ओके, क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू सिस्टम, कोई नया सिस्टम बनाना, मतलब बनाने के लिए प्लान करना कि उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं, उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करना या रिप्लेस करना। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इट इज डन बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स। डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो इसके कंपोनेंट्स होने वाले हैं उसे बताना, उसे रीप्रोग्राम करना कि उसका पर्टिकुलर टास्क है क्या, आखिर उसे करना क्या, उस कंपोनेंट का वो काम क्या है वहां पे। और ये जितने भी कंपोनेंट्स या फिर मॉड्यूल्स हम लोग डालने वाले हैं उनका जो काम है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें देखना सिस्टम डिजाइन का काम होता है। उसके बाद आता है जो उसका मेन फोकस क्या है आखिर सिस्टम डिजाइन का। हाउ टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, मतलब कि जो अपना सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट करना, तो वो ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश कैसे करना है और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपना सिस्टम डिजाइन का काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। तो अब जब हम लोगों ने ये सारे टर्म्स का मतलब समझ लिया है तो अब देखते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, क्या मतलब? क्रिएटिंग अ न्यू सिस्टम, वही एक नया सिस्टम बनाने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। दूसरा है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। आप जानते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आया है या नहीं, या फिर मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और जो भी चीज़ आपको लगती है आप कमेंट करके बताइए। आपका अगर कोई डाउट भी है तो वो भी। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं हम लोग इस लेसन के, इस सब्जेक्ट के अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।